हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ होते क्या हैं? अब आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको नाम याद होगा, आपने और छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे अमीबा, है ना? याद है आपको? ऐसा ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, ये न्यूक्लियस है बीच में। तो ये अमीबा क्या है? इसकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब वन, यूनि का मतलब होता है वन। तो एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेल्यूलर, जैसे कि अमीबा है। मैनी सेल का बना हुआ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। हम कैसे हैं? हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे सेल्स की हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर हैं या फिर मल्टी सेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? एक ही सेल की बॉडी है और ये पूरा का पूरा सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे अमीबा कहीं पॉन्ड में रह रहा है तो ये पूरा सेल यानी उसकी तो पूरी बॉडी ये सेल है, वो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो ये अकेला सेल उनको आराम से परफॉर्म कर लेता है। अगर इसको रेस्पिरेशन करना है तो यही सेल करेगा, खाना खाना है तो यही सेल खाएगा, इसको एक्सक्रीशन करना है यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है तो यही सेल करेगा। सारे फंक्शंस ये अकेला सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग हैं, अब यहाँ पर क्या है, बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है। अगर हर एक सेल हर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? सपोज कीजिए आपके स्कूल में एक ही टीचर है और उस एक टीचर को ये काम दे दिया जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स आपको ही पढ़ाने हैं, कंप्यूटर भी आपको पढ़ाना है, गेम्स का पीरियड भी आपको ही लेना है। तो क्या वो टीचर ये सारा काम एफिशिएंटली कर पाएगा? अकेला टीचर नहीं कर पाएगा। या हर टीचर को, ठीक है बहुत सारे टीचर हैं आपके स्कूल में, लेकिन हर टीचर मैथ्स भी पढ़ा रहा है, हर टीचर साइंस भी पढ़ा रहा है, हर टीचर एसएसटी भी पढ़ा रहा है, हर टीचर गेम्स का भी पीरियड ले रहा है, तो क्या एफिशिएंटली काम चल पाएगा? या फिर ज़्यादा एफिशिएंटली काम तब होगा जब हम काम का बंटवारा कर दें। हम कहेंगे इस टीचर को तो इंग्लिश पढ़ानी है और इस टीचर को तो साइंस पढ़ानी है और इस दूसरे टीचर को मैथ्स पढ़ानी है और ये पर्टिकुलर टीचर है जो गेम्स का पीरियड लेगा। तो जब हम काम का बंटवारा कर देते हैं स्कूल में तो हम देखते हैं अब काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो रहा है। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ में है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हर एक सेल हर एक काम करेगा तो काम उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा। काम का बंटवारा किया हुआ है। कैसे? हमने ये बना रखा है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है जिसका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है, कोई और ग्रुप ऑफ सेल है पर्टिकुलर, इसका क्या काम है? इसका काम है न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारा काम यानी खाना लेने का काम ये पूरा कर रहा है। एक और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या काम कर रहा है? वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। एक और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या कर रहा है? वो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। उससे क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को जो एक तरह का एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शन मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं, ये क्या है? ये एक टिश्यू है। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। मिलते जुलते सेल्स का एक ग्रुप है जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट टुगेदर कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन। मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है। फ़ायदा क्या है टिश्यू का, यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ यानी टिश्यूज़ होने का फ़ायदा क्या है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें पता है कि हर एक सेल हर एक काम करेगा, तो फंक्शंस उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा होने से कि ये ग्रुप ऑफ सेल ये काम करेगा, ये ग्रुप ऑफ सेल ये काम करेगा, उससे हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना लेने का तरीका इनका अलग अलग है। कैसे अलग है ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक का, ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ये ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ यानी खुद। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे, CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, और उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से। तो ये तो अपना खाना खुद बना सकते हैं एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों को लेकर। लेकिन एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो का मतलब क्या है, अदर्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते अपने खाने के लिए, जिन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होना पड़ता है। तो एनिमल्स क्या करेंगे, या तो और प्लांट्स को खाएंगे या फिर और दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो एनवायरनमेंट से CO2 ले लेंगे और वाटर ले लेंगे और अपने आप से बॉडी में उनका खाना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट्स को तो अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, बस सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और क्लोरोफिल तो उनकी बॉडी के अंदर ही है। तो इनका तो एक जगह खड़े खड़े काम चल जाता है। तो इनको क्या है, लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स में कोई लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब एनिमल्स है हेट्रोट्रॉफिक, उन्हें तो अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। खाने के लिए क्या चाहिए, या तो उन्हें दूसरे प्लांट्स चाहिए या दूसरे एनिमल्स चाहिए। तो उन्हें ढूंढने के लिए एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना पड़ेगा। तो एनिमल्स को किसकी ज़रूरत है, एनिमल्स में लोकोमोशन की ज़रूरत है। इन्हें लोकोमोशन रिक्वायर्ड है। लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे एनिमल का या पूरे ऑर्गेनिज्म का जाना। अब लोकोमोशन की ज़रूरत है इन्हें एनिमल्स को, और प्लांट्स को लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब प्लांट को तो क्या करना है, सिर्फ एक जगह पर खड़े रहना है ना। तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है ऐसे टिश्यूज़ की, ऐसे सेल्स की, ऐसे टिश्यूज़ की उसको ज़रूरत है जो उसको प्रोटेक्शन दे सके। प्रोटेक्शन क्यों चाहिए उसको, क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो कोई एनिमल अगर यहाँ पर ग्रेज करने आ रहा है, या एडवर्स वेदर कंडीशंस है, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है, या बाढ़ आ गई है, कुछ ऐसा हो गया है, तो प्लांट तो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो उसको ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जो उसको प्रोटेक्शन दे सकें। कुछ ऐसे सेल्स हों, ऐसे टिश्यूज़ हों कि उसको हाई टेम्परेचर से बचा सकें, वाटर से इम्परमिएबल हो, वाटर उसमें से अंदर ना जा पाए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है तब भी इनको नुकसान नहीं हो, है ना। कोई एनिमल अगर आ रहा है इनके ऊपर पैर रख कर भी निकल गया तब भी इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, ऐसे टिश्यूज़ चाहिए। एनिमल्स को ऑन द अदर हैंड कैसे टिश्यूज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लोकोमोशन की ज़रूरत है, इसके बिना तो गुजारा नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना। तो इनको ज़रूरत है ऐसे टिश्यूज़ की जो मूवमेंट में हेल्प करें। तो मूवमेंट में हेल्प क्या चीज़ें करेंगी, उनकी बॉडी में बोन्स होनी चाहिए, उनकी बॉडी में मसल्स होनी चाहिए। बोन्स और मसल्स की हेल्प से ही तो हम इधर से उधर मूव कर पाते हैं, तो उनको मसल्स की ज़रूरत है।
प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई खतरा आएगा भी तो ये एनिमल्स तो फटाफट से उस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, हम शेड में जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, हम दूसरी ड्राई जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो एनिमल्स तो क्योंकि मूव कर सकते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ की उनको ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत है ऐसे टिश्यूज़ की जो लोकोमोशन में, मूवमेंट में उनकी हेल्प, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनकी हेल्प करें, जैसे बोन्स और मसल्स। ठीक है, प्लांट को किसी बोन की, किसी मसल की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको मूव नहीं करना, उसका खाना तो एक जगह खड़े खड़े ही अपने आप उसकी बॉडी में बन रहा है। दूसरी बात, अब क्योंकि प्लांट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो प्रोटेक्शन रह गई। अब प्रोटेक्शन तो जो है डेड सेल्स भी दे सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सेल्स लिविंग हो। डेड सेल्स होने का फ़ायदा क्या है? अगर डेड सेल्स होंगे तो उनका मेंटेनेंस कम होगा, है ना, उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। लिविंग सेल्स, सारे लिविंग सेल्स होंगे तो उनके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि डेड सेल से काम क्यों चल रहा है इनका, क्योंकि इन्हें इधर से उधर मूव नहीं करना, तो इनकी एनर्जी की कंजम्पशन कम है। प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत कम है, लो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, मूव तो करना ही नहीं है, खड़े ही तो रहना है एक जगह, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है इनको। ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर, तो एनर्जी बनती कहाँ से? एनर्जी बनती है सेल से। आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिसके अंदर वो रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन की रिएक्शंस, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? लिविंग सेल्स चाहिए होते हैं। डेड सेल के अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत ही कम है, तो बहुत ज़्यादा लिविंग सेल्स की इनको ज़रूरत नहीं है। इनका काम तो डेड सेल्स से भी चल जाएगा। मेन काम क्या चाहिए? इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। अब डेड सेल्स अगर एनर्जी नहीं भी प्रोड्यूस करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटेक्शन का काम तो वो उतना ही एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनको, इनकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होंगे वो इस तरह के होंगे जिन टिश्यूज़ में डेड सेल्स प्रेजेंट हो। एनिमल के केस में अगर हम देखें, यहाँ पे क्या चाहिए? अब यहाँ पे क्योंकि इनको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इनको तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मूव करने में तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अब सपोज़ इनकी बॉडी में डेड सेल्स हों बहुत सारे, डेड सेल्स होंगे तो क्या होगा? एनर्जी नहीं बना पाएंगे, वो एनर्जी नहीं बना पाएंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेंगे? इसीलिए इनकी बॉडी में ज़्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। तो जो एनिमल के टिश्यूज़ हैं उनमें ज़्यादातर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं उनमें बहुत सारे डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, एक ऑटोट्रॉफिक है और एक हेटेरोट्रॉफिक है, इसकी वजह से उनका पूरा बॉडी डिज़ाइन ही अलग हो गया है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं। रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं तो उनके अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो टिश्यूज़ भी डिफरेंट तरह के हैं। प्लांट टिश्यूज़ अलग तरह के होंगे और एनिमल टिश्यूज़ अलग तरह के होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। प्लांट के अंदर कौन कौन सी तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ का ही और आगे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज़ उससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट की बॉडी किन किन टिश्यूज़ की बनी हुई है? प्लांट टिश्यूज़ को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और सेकंड कैटेगरी है परमानेंट टिश्यूज़। क्या डिफरेंस है इसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो इस तरह के सेल्स के बने हुए हैं जिन सेल्स में डिवीज़न की कैपेसिटी है। डिवीज़न की कैपेसिटी है मतलब एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना सकता है, फिर वो 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल बना सकते हैं। तो क्या कॉज होगा यहाँ पर? ये सेल डिवाइड करके नए नए सेल्स बना रहे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है? ये ऐसे सेल्स के बने हुए हैं विच हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, जो कि डिवाइड होकर नए सेल्स बना सकते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जिनके सेल्स में डिवीज़न की पावर नहीं है।
ये अब डिवाइड होकर नए सेल नहीं बना सकते। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन सेल्स के बने हैं वो सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है। ये अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या है? जब कोई नया सेल बना, अभी अभी एक सेल डिवाइड हुआ, उससे एक नया सेल बना, तो अभी तक क्या हुआ है? उस सेल को कोई स्पेसिफिक फंक्शन असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? ये कैसा है? ये अनडिफरेंशिएटेड है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सेल डिवाइड होकर नया सेल बन गया तो फिर उसको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन उसको दे दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर तो है ही बॉडी में, तो ये पर्टिकुलर सेल ये काम करेगा, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल ये काम करेगा। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल नया बन गया उसको कुछ फंक्शन असाइन कर दिया गया, उसी फंक्शन के बेसिस पर उस सेल की शेप भी चेंज हो गई, है ना? कुछ पर्टिकुलर शेप उसने अटेन कर ली, कुछ पर्टिकुलर साइज उसने अटेन कर लिया, और वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन वो सेल परफॉर्म करने लगा। तो अब हम उस सेल को क्या बोलते हैं? ये सेल है डिफरेंशिएटेड। अब क्या हो गया? यहाँ हो गया उस सेल का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सेल स्पेशलाइज्ड बनता है। स्पेशलाइज्ड हो जाता है मतलब कोई फिक्स्ड शेप उसको मिल जाती है और वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, और क्या करता है? वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। जब तक ऐसा नहीं हुआ है, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तब तक हम उस सेल को अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। इस अनडिफरेंशिएटेड सेल यानी इसको कोई पर्टिकुलर फंक्शन अभी तक असाइन नहीं हुआ है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स का बना हुआ है जो अनडिफरेंशिएटेड है। इनका काम क्या है? सिर्फ डिवाइड करना है, इनको कोई और पर्टिकुलर फंक्शन असाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाटर का कंडक्शन करेंगे, पानी को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, या फूड मटेरियल को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, या स्टोरेज का काम कर रहे हैं, ऐसा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज ऐसे सेल्स के बने हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिफरेंशिएशन से बने हुए हैं। यानी सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हुआ, उसने सेल्स बनाए, अब इन सेल्स में क्या हुआ? इनमें हुआ डिफरेंशिएशन, यानी इनकी शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, और इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया गया। अब इन सेल्स से क्या बनेगा? इन सेल्स से मिलकर बना है परमानेंट टिश्यू। दीज आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन करके परमानेंट टिश्यूज बने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन सेल्स के बने हैं वो सेल्स थिन वॉल्ड हैं। मोटी वॉल तो हमें नहीं चाहिए, क्यों? इनका तो काम डिवाइड होना है, जितनी मोटी वॉल होगी उतना ही डिवीजन में प्रॉब्लम ही क्रिएट होनी है। और क्या है? विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। ये कैसे होते हैं? डेंसली पैक्ड है। डेंसली पैक्ड है मतलब बिल्कुल आसपास आसपास इस तरह से ये पैक्ड हैं। सेल्स के बीच में कोई खाली जगह प्रेजेंट नहीं होती। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो जिन सेल्स के बने हैं उनकी शेप और साइज़ डिफरेंट होती है। किस पे डिपेंड करेगी? कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं, वो थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन उनको असाइन हुआ है, उसके बेसिस पर ये सारी बातें डिसाइड होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन सेल्स के बने हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस यानी बहुत सारा साइटोप्लाज्म उनके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है तो बहुत सारी रिएक्शंस इसके अंदर होनी है। रिएक्शंस कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में होंगी। साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनके अंदर होंगे। ठीक है, तो बहुत सारा साइटोप्लाज्म इनमें है और वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। वैक्यूल्स क्या होते हैं? आपको याद होगा, अगर ये प्लांट सेल है ना, बाहर क्या है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल तो खैर बहुत थिन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। तो प्लांट सेल्स में आपने, अगर आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है ज़्यादातर प्लांट सेल्स में, और यहाँ पर किनारे पे क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये वैक्यूल काम क्या करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम स्टोरेज तो है नहीं। काम क्या है इनका? सिर्फ डिवाइड करना। तो इनको कुछ स्टोर करके तो रखना नहीं है, तो डिवाइड होकर और नए नए सेल्स बनाते जा रहे हैं, तो इसलिए इनमें कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। पूरे सेल में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म ही भरा हुआ है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स है, इनमें कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स तो हमेशा लिविंग होंगे, लिविंग नहीं होंगे तो ये डिवाइड कैसे करेंगे, काम ही इनका डिवाइड होकर नए सेल्स बनाना है, तो लिविंग तो ये होंगे ही होंगे। परमानेंट टिश्यूज के सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो कोई परमानेंट टिश्यू हो सकता है लिविंग सेल्स का बना हुआ है, कोई परमानेंट टिश्यू हो सकता है नॉन लिविंग यानी डेड सेल्स का बना हुआ है। अगर सेल्स लिविंग है तो उनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, अगर सेल डेड है तो उसमें कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लिविंग सेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये इनको चीज़ों को स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है प्लांट टिश्यूज़ को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, ये ऐसे सेल्स के बने हुए हैं जो डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाते रहते हैं, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन से बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के डिफ्रेंशिएशन से बने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ने नए नए सेल्स बनाए और उन सेल्स को कुछ पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज और पर्टिकुलर फंक्शन जब असाइन हो गया और उन्होंने अपने डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर दिया, तब वो क्या बन गए, वो बन गए परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमेशा लिविंग सेल्स के ही बने होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू लिविंग सेल के भी हो सकते हैं और डेड सेल के भी हो सकते हैं। इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है, इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम कितने पार्ट्स में और कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन यानी प्लांट की बॉडी में ये किस जगह पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड है लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम भी कहते हैं इसको, और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है एपिकल कहाँ से आया, ये वर्ड आया एपेक्स, एपेक्स से, एपेक्स यानी चोटी। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, शूट के टिप पर, बिल्कुल एपेक्स पर ऊपर, या फिर अगर ये रूट है तो रूट के टिप पर, ये रूट के बिल्कुल एपेक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टम, या तो शूट की, शूट यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, ये सब क्या है, ये शूट है, और रूट क्या है, ये जो नीचे का पार्ट है प्लांट का जो ज़मीन के अंदर है, तो ये रूट है और ये ऊपर क्या है, ये इस तरह से ये शूट है। तो या तो वो शूट के एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर शूट में, या फिर रूट में सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये एपेक्स पर प्रेजेंट है, चाहे वो रूट का एपेक्स हो चाहे वो शूट का एपेक्स हो, इसलिए हम इनको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। तो मेरिस्टम एट द टिप ऑफ ए प्लांट शूट और रूट, और काम क्या करता है ये, इसके सेल्स जब डिवाइड होंगे तो क्या होगा, ये शूट जो है लंबाई में बढ़ेगा, ऊपर को बढ़ेगा प्लांट, और जब ये रूट का एपिकल मेरिस्टम डिवाइड होगा तो क्या होगा, नए नए सेल्स बनेंगे, तो ये रूट जो है वो नीचे की तरफ को ग्रो होगी। तो काम क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है लेंथ में, शूट की लेंथ को बढ़ा रहा है और रूट की लेंथ को बढ़ा रहा है। तो इनका काम क्या है कि शूट टू इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज करना लेंथ में किसकी, ऑफ द शूट और द रूट। ठीक है, तो मेरिस्टम एट द टिप ऑफ ए प्लांट शूट और रूट दैट causes द शूट और रूट टू इंक्रीज इन लेंथ, जो कि शूट या रूट को लेंथ में बढ़ाने का काम कर रहा है, वो है एपिकल मेरिस्टम। दूसरी तरह का मेरिस्टम आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मतलब साइड्स में, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये साइड्स में प्रेजेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन वाला, स्टेम की साइड्स में, ब्रांचेस की साइड्स में ये प्रेजेंट होता है। इसको, इसका एक नाम और है, इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर अरे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ पार्ट, किसी प्लांट पार्ट के साइड्स के पैरेलल ये प्रेजेंट है। पैरेलल प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है, जब ये डिवाइड करेगा कुछ सेल्स ये पीछे यहाँ पर बनाएगा, कुछ सेल्स ये आगे यहाँ पर बनाएगा, दोनों तरफ सेल्स बनाएगा, तो क्या होगा, ये जो प्लांट पार्ट है इसका डायामीटर बढ़ाने का ये काम करेगा। डायामीटर, या इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, गर्थ बढ़ाने का काम करता है, मोटाई बढ़ाने का काम करता है। तो लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम स्टेम की या ब्रांचेस की थिकनेस को, मोटाई को, डायामीटर को बढ़ाने का काम करता है। एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहा था, लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा था, लेटरल मेरिस्टम क्या कर रहा है, चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रहा है।
इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये मेरिस्टम वो है जो कि प्रेजेंट है इंटरनोड्स में। इंटरनोड कौन सी जगह है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये तो है नोड, है ना, और ये क्या है? ये है नोड। और दो नोड्स के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का पार्ट इंटरनोड। नोड कौन सी जगह है? जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं या फ्लावर्स निकल रहे हैं, वो है नोड। और दो नोड्स के बीच का ये जो पार्ट है जहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, वो है इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो इंटरनोड्स पर प्रेजेंट है या फिर लीव्स के बेस पर प्रेजेंट है। ये अगर लीफ जा रही है तो उसके बेस पर प्रेजेंट है, ये अगर लीफ है तो उसके बेस पर यहाँ कहीं पर ये प्रेजेंट है। काम क्या है इसका? इसका काम भी है स्टेम का इलोंगेशन। जब इसके सेल्स डिवाइड होंगे, जो पर्पल कलर से बना हुआ है, इसके सेल्स डिवाइड होंगे तो स्टेम को की लेंथ को बढ़ाएंगे, ऐसे इस ब्रांच की लेंथ को बढ़ाएंगे या लीफ में ग्रोथ को कॉज करेंगे। तो काम क्या है इसका? इलोंगेशन ऑफ स्टेम या ग्रोथ ऑफ लीव्स, ये इसके काम है। लोकेशन के बेसिस पर हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के हो सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो कि शूट एपेक्स या रूट एपेक्स पर प्रेजेंट है, जिसका काम है प्लांट की शूट की लंबाई बढ़ाना या रूट की लंबाई बढ़ाना। लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम जो कि साइड्स में प्रेजेंट है, जिसका काम है डिवाइड करके स्टेम की या ब्रांचेस की मोटाई को बढ़ाना। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो इंटर नोड्स में प्रेजेंट है या ब्रांचेस के बेस पर प्रेजेंट है या लीव्स के बेस पर प्रेजेंट है, जिसका काम है स्टेम की लंबाई बढ़ाना, ब्रांचेस की लंबाई बढ़ाना और लीव्स में ग्रोथ को कॉज करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। अभी तो हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, दूसरे कौन से? परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ा था अभी हमने इसके बारे में? परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स के डिफ्रेंशिएशन से बने हैं। तो इनके जो सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, वो अब डिवीज़न की पावर लॉस्ट कर चुके हैं, वो अब डिवाइड करके नए सेल्स नहीं बना सकते। इन परमानेंट टिश्यूज़ को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंपल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो एक ही तरह के सेल का बना है। अगर एक सेल इस तरह का है, गोल सा सेल है कि स्फेरिकल सा सेल है, थिन वॉल्ड है, तो बाकी सारे सेल्स भी इसी तरह के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेल ऐसा है, एक सेल थिक वॉल्ड है, एक सेल डेड सेल है, एक लिविंग सेल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ही तरह के सेल्स के ये टिश्यू बने हुए हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इसका जस्ट अपोजिट है, ये बने हुए हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स यहाँ पर लिविंग होंगे, कुछ सेल्स यहाँ पर डेड सेल्स होंगे और ये सारे सेल्स मिलजुल कर कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स के ये टिश्यूज बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो एक बार इन तीनों के स्ट्रक्चर अगर हम देखें, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये है पैरेन्काइमा टिश्यू, आपको दिखाई दे रहा है सारे सेल्स एक जैसे हैं बिल्कुल, है ना, लिविंग सेल्स हैं, गोल गोल से सेल्स हैं, है ना, और बीच बीच में ये खाली जगह दिख रही है आपको, ये खाली जगह यहाँ पर, ये खाली जगह यहाँ पर, ये खाली जगह यहाँ पर, ये क्या प्रेजेंट है? ये सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, दो सेल्स के बीच में खाली जगह है जिसे हम क्या बोलेंगे? इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। वॉल्स कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? थिन वॉल्स इनकी आपको दिखाई दे रही हैं। सारे सेल्स एक जैसे हैं, इसलिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इस दूसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोलेनकाइमा को, तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ तो इससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? यहाँ हमें दिखाई दे रही थी वॉल्स थिन थी, बहुत पतली पतली सी इसकी वॉल्स थी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये जो मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा है डार्क कलर, वॉल्स कैसी हैं इनकी? थिक वॉल्स हैं। अगर आप और भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ये एक सेल है, ये कोलेनकाइमा टिश्यू का एक सेल है, वॉल्स कहाँ से थिक है? इसकी वॉल्स सिर्फ किनारों पर से थिक
हर जगह से थिक नहीं है, बीच में से तो पतली ही है, सिर्फ किनारों पर से, कॉर्नर्स पर से ये थिक है। ठीक है, तो ऐसे जो सारे सारे एक जैसे सेल्स हैं, तो ये मिलाकर क्या बना रहे हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यू। तीसरा ये जो टिश्यू दिख रहा है, इसमें आपको और अंतर दिखाई दे रहा होगा। अभी पहले पैरेन्काइमा में भी आपको दिख रहा है अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, लिविंग है। कॉलेनकाइमा में दिख रहा है अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये लिविंग है। लेकिन ये सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे हैं, ये नॉन लिविंग सेल्स का बना हुआ है। और क्या दिखाई दे रहा है, सेल वॉल पूरी की पूरी थिकेंड है, पूरी सेल वॉल इसकी थिक सेल वॉल प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्नर्स पर से थिक है, सारे में से ही ये वॉल थिक है। ठीक है, डेड सेल्स का बना हुआ है और सेल वॉल पूरी की पूरी थिक है। ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो क्योंकि पैरेन्काइमा भी आपको दिख रहा है एक जैसे सारे सेल्स का बना हुआ है, कॉलेनकाइमा भी एक जैसे सारे सेल्स का बना हुआ है, और स्क्लेरेनकाइमा भी एक जैसे सारे सेल्स का बना हुआ है। तो इसलिए ये तीनों क्या है, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पैरेन्काइमा जैसे अभी हमने पीछे बात की, लिविंग सेल्स का बना हुआ है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारे सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट है। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स का बना हुआ है जैसे हमने पीछे देखा, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स का बना हुआ होता है। क्या है, सिर्फ यहाँ पर सेल है और सेल वॉल है मोटी सी, और कुछ नहीं है, बस नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं हो रही है। ठीक है, डेड सेल का बना हुआ है। पैरेन्काइमा में सेल वॉल थिन होती है जैसा हमने पीछे देखा था। कॉलेनकाइमा में सेल वॉल थिकेंड है सिर्फ कॉर्नर्स पर। ये हमारा सेल है तो सिर्फ कॉर्नर्स पर सेल वॉल थिकेंड है, बाकी सब जगह सेल वॉल थिन ही है। और स्क्लेरेनकाइमा में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सेल वॉल हर जगह से ही थिक है, सेल वॉल पूरी थिक होती है। सेल वॉल की कंपोजिशन में भी अंतर होता है। तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल तो बनी होती है केमिकल की जिसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता भी होगा, ग्लूकोज का पॉलीमर, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स साथ में जब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। कॉलेनकाइमा में अंतर क्या है, सेल्यूलोज तो इसमें है लेकिन साथ में एक केमिकल और है जिसका नाम है पेक्टिन। और ये क्या करता है, ये पेक्टिन होने की वजह से कॉलेनकाइमा के सेल्स कैसे हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सेल को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये जो थिकनिंग्स आपको दिखाई दे रही है कॉर्नर पर, ये क्या है, ये पेक्टिन की थिकनिंग्स है जो कि सेल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रही हैं। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है उसमें भी एक स्पेशल बात है, सेल्यूलोज तो है ही, साथ में एक स्पेशल केमिकल की और वो बनी है जिसे बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन क्या काम करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन ये सेल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उसको जल्दी से सड़ने नहीं देता। ये स्क्लेरेनकाइमा किसका बना, डेड सेल्स का। तो कायदे में तो क्या होना चाहिए था, इसको जल्दी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए था, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं इसके ऊपर और ये डिकम्पोज हो जाता। लेकिन जब तक ये लिग्निन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, उसको जल्दी से डिकम्पोज होने नहीं देता। ये सेल डेड होने के बावजूद भी काफ़ी टाइम तक एज इट इज़ रहता है, बहुत लंबे टाइम तक एज इट इज़ रहता है। ये रॉट नहीं होता, ये खराब नहीं होता। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। पैरेन्काइमा में जैसे हमने पीछे देखा था, सेल्स कैसे थे, लूजली पैक्ड, बीच बीच में बहुत सारे स्पेसेस यहाँ पर आपको खाली जगह दिखाई दे रहे थे। तो लूजली पैक्ड सेल्स हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, लूजली पैक्ड सेल्स हैं, और बीच में क्या प्रेजेंट है, खाली जगह, यानी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। कॉलेनकाइमा के सेल्स जो है उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और होते भी हैं तो कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये कैसे हैं, डेंसली पैक्ड है। डेंसली पैक्ड यानी पास पास पैक्ड है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस या तो है ही नहीं है तो बहुत कम है। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ये तो बहुत ही टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, इतने टाइटली पैक्ड सेल्स हैं कि कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनके बीच में होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है। पैरेन्काइमा का काम क्या है, पैकेजिंग। जहाँ पर भी खाली जगह है प्लांट में वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। फिलिंग टिश्यू की तरह ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, फिलिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पर भी और कुछ नहीं है वहाँ पर पैरेन्काइमा भरा हुआ है। दूसरा काम है इसका स्टोरेज ऑफ फूड। और आगे अभी हम देखेंगे कुछ पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो और भी कुछ तरह के काम करते हैं।
तो मेन फंक्शन तो पैरेन्काइमा का क्या है, फिलिंग टिश्यू की तरह है और फूड को स्टोर करने का काम है। कॉलेनकाइमा का मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा ना, किसी ब्रांच को अगर हम इस तरह से पकड़कर मोड़ दें तो वो एकदम से टूट थोड़ी ना जाती है, क्या होता है, वो बेंड हो जाती है, बहुत देर में वो टूटती है। इसका मतलब क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। अगर ये रिजिड होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो थोड़ा सा भी मोड़ते ही ये टूट जाती, नुकसान होता है प्लांट को। तो ये क्या कर रहा है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि प्लांट को जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचे। कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम में प्रेजेंट है, ब्रांचेस में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है, हर उस पार्ट में प्रेजेंट है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। स्क्लेरेन्काइमा तो डेड सेल्स का बना हुआ है, इसका मेन काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो क्योंकि ये थिक सेल वॉल है इसकी, तो थिक सेल वॉल वाले सेल्स हैं, तो ये प्लांट को क्या, स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रोवाइड करते हैं, तभी जो प्लांट है वो इस तरह से सीधा खड़ा रह सकता है। अगर ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, प्लांट जो है वो सीधा खड़ा इस तरह से नहीं रह पाएगा। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है स्क्लेरेन्काइमा का। अगर हम पैरेन्काइमा के बारे में अब और डिटेल में थोड़ा बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हमने प्लांट्स में देखे हैं। दो मॉडिफिकेशंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक है एरेन्काइमा और एक है क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा ये क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू ही है, लेकिन सेल्स इस तरह से अरेंज्ड है कि बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर फिल्ड कैविटीज यहाँ पर बीच बीच में आपको दिखाई दे रही हैं। ये एयर फिल्ड कैविटी, ये एक और एयर फिल्ड कैविटी, ये एक और एयर फिल्ड कैविटी या एयर चैम्बर्स। फायदा क्या होगा इसका, इतनी सारी एयर अगर सेल्स के बीच में भरी हुई है, स्टेम के अंदर भरी हुई है, तो उससे क्या होगा, हल्का हो जाएगा, प्लांट हल्का हो जाएगा तो वो पानी के ऊपर तैर पाएगा। तो किन प्लांट्स को फायदा है इससे, इससे फायदा है एक्वेटिक प्लांट्स को। आपने देखा भी होगा, जैसे लोटस है, उसकी लीफ प्लांट पानी के ऊपर इस तरह से तैरती रहती है, डूब थोड़ी ना जाती है पानी के अंदर। क्यों तैरती रहती है, क्योंकि उसके अंदर एरेन्काइमा ये टिश्यू प्रेजेंट है। इतने सारे एयर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट है जिसकी वजह से लीफ हल्की हो गई है और पानी के ऊपर तैर पा रही है। तो एरेन्काइमा क्या है, एक मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है जहाँ पर सेल्स अरेंज है इस तरह से कि रेगुलर एयर चैम्बर्स बन रहे हैं सेल्स के बीच बीच में, जिससे कि एक्वेटिक प्लांट को बायंसी प्रोवाइड हो सके। बायंसी यानी इनके ऊपर एक नीचे से ऊपर की तरफ को फोर्स लग सके, ये हल्के हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो ये हल्के हो जाएंगे और पानी पर तैर पाएंगे। तो जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स, जैसे कि लोटस होता है, उनको ये पानी पर तैरते रहने में हेल्प करते हैं। अगर एरेन्काइमा नहीं होता तो वो पानी में डूब जाते हैं। उसके बाद है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये क्लोरेन्काइमा क्या कर रहा है, अल्टीमेटली ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा यानी ऐसा पैरेन्काइमा जिसके सेल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं कि बीच बीच में एयर चैम्बर्स बन रहे हैं जो प्लांट को हल्का कर रहा है और एक्वेटिक प्लांट पानी के ऊपर तैर पा रहा है। क्लोरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसके सेल्स ग्रीन हैं। ग्रीन है का मतलब जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमने देखा पैरेन्काइमा के और दो रोल्स हमने यहाँ पर देख लिए। एक तो क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स को बायंसी प्रोवाइड करना, दूसरा हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस करना। ये भी पैरेन्काइमा सेल्स का कहीं कहीं पर काम हो सकता है। पीछे हमने क्या क्या काम देखा, तो फिलिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा था और स्टोरेज का काम कर रहा था। और आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की प्लांट्स में। और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ यानी प्रोटेक्शन के लिए क्या टिश्यूज़ हैं। स्टार्टिंग में ही हमने क्या बात की थी कि प्लांट क्योंकि एक ही जगह पर खड़ा रहता है तो उसको कैसे टिश्यूज़ चाहिए, उसको प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ चाहिए जो उसको और एनिमल्स से या इन्वायरमेंट की जो हार्श कंडीशंस हैं उनसे उसको बचा सकें। बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा ठंड है, उनसे इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो प्रोटेक्शन के लिए जो प्लांट में टिश्यूज़ हैं वो भी दो तरह के हैं। पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क। इन्हीं दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस ये क्या है, कोई भी स्टेम है, लीफ है, रूट है, फ्लावर है, फ्रूट है, कोई भी प्लांट पार्ट है, उसकी जो आउटर सरफेस है
वो बनी हुई है एक सेल की लेयर से, उसी लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी प्लांट पार्ट की, उस आउटर मोस्ट लेयर को ही हम एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यूजुअली एपिडर्मिस वन सेल लेयर थिक होती है, जैसे एक लेयर बनी हुई है उसके अंदर फिर और दूसरी तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जो ऐसी जगहों पर है जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा ही हार्श है, ज़्यादा ही मुश्किल इन्वायरमेंट है, जैसे डेजर्ट में, तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होगा, वहाँ तो धूप बहुत तेज़ है, प्लांट को और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एपिडर्मिस मैनी लेयर्ड भी हो सकती है। ये एक लेयर ऑफ सेल, ये एक और लेयर ऑफ सेल, फिर एक और लेयर ऑफ सेल। तो कैसी हो गई एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गई मल्टी लेयर्ड या मैनी लेयर्ड। तो यूजुअली तो ये वन सेल लेयर थिक है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। ठीक है, और क्या स्पेशल बात होती है, ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर प्रेजेंट है एक वैक्सी सब्सटेंस, एक मोम जैसा सब्सटेंस, फैटी एसिड का बना हुआ सब्सटेंस, फैट जैसा सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या है ये, क्यूटिकल। आपने देखा भी होगा ना, कोई लीफ आपने ली, उसके ऊपर जब पानी आप डालते हो तो पानी उस पर टिकता नहीं है, वो फिसल जाता है, ऐसा लगता है जैसे लीफ के ऊपर कुछ वैक्सी सब्सटेंस लगा हुआ है, कुछ चिकना सा सब्सटेंस लगा हुआ है जिससे पानी इस पर ठहर नहीं पा रहा है। वही वैक्सी सब्सटेंस क्या है, वो है उसकी जो लेयर है पूरी, उस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल बना हुआ है एक केमिकल का, जिस केमिकल का नाम है क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन क्या है, एक फैटी एसिड है, फैट जैसा सब्सटेंस है, आप बस इतना समझो कि ये वैक्स जैसा सब्सटेंस है, चिकना सा एक सब्सटेंस है। डेजर्ट प्लांट्स हैं अगर, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, डेजर्ट प्लांट में ये क्यूटिकल और भी ज़्यादा थिक होता है। तो अगर डेजर्ट प्लांट होगा उसमें पतला क्यूटिकल नहीं होगा, उसमें क्या होगा, थिक क्यूटिकल होगा। क्यों, ये क्यूटिकल जितना मोटा होगा उतना ही ये वाटर को लीफ के सरफेस से इवेपोरेट होने से रोकेगा। और डेजर्ट प्लांट में तो क्योंकि पानी की कमी है, तो अगर पतला सा क्यूटिकल होगा तो वाटर एवेपोरेट हो सकता है, जिससे प्लांट को नुकसान हो सकता है। इसलिए डेजर्ट प्लांट में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है ताकि वाटर लॉस को ये ज़्यादा रोक सके। क्यूटिकल रिड्यूसेस द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस, ये तो भी हमने बात की, जो क्यूटिकल है इसका काम क्या है, सरफेस से वाटर के लॉस को रोकना। और एपिडर्मिस में क्या स्पेशल बात है, ये जो एपिडर्मिस है प्लांट को प्रोटेक्शन कर रही है, किस किस से, मैकेनिकल इंजरी, कोई एनिमल है वो उस पर पैर रख कर चला गया, ये इन्वायरमेंट है उसकी हार्श कंडीशंस है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, ओले पड़ रहे हैं, इस तरीके की कंडीशंस, कुछ मैकेनिकल इंजरी जो इसको हो सकती है उससे बचाने का काम करता है। वाटर लॉस को रोकता है, एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल प्रेजेंट है वाटर लॉस को रोक रहा है। और इन्फेक्शंस, माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स यानी जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं प्लांट के अंदर, उनको भी अंदर जाने से, सेल तक पहुंचने से रोकता है। तो एपिडर्मिस क्या कर रही है, कुल मिलाकर प्लांट के अंदर के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और क्या करती है एपिडर्मिस, एड्स इन द रेगुलेशन ऑफ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज ये क्या है, अब हमें पता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, उस ऑक्सीजन को प्लांट जो है वो बाहर निकालता है। तो CO2 को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये करने के लिए प्लांट में क्या है, लीव्स के ऊपर या ग्रीन स्टेम्स के ऊपर कुछ पोर्स हैं, माइन्यूट पोर्स हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है माइन्यूट पोर, जिसको हम स्टोमा कहते हैं, ये क्या है, ये है स्टोमा, माइन्यूट पोर स्टोमा, इसी का प्लूरल होता है स्टोमेटा। तो ऐसे बहुत सारे लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, यानी हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये खाली जगह, ये ओपनिंग, ये पोर जो प्रेजेंट है वो है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा सराउंडेड होता है दो किडनी शेप्ड सेल से, जो किडनी शेप्ड सेल्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा को गार्ड कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, स्टोमेटल ओपनिंग की देखभाल कर रहे हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये जो पोर्स हैं इन्हीं के थ्रू प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इन्हीं के थ्रू जो है CO2 अंदर जा रही है, इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकल कर आ रही है। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में, जैसे आपको दिखाई दे रही है,
ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो सेल्स की बनी हुई लेयर है, ये क्या है, ये है एपिडर्मिस, ठीक है। और इस एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये प्रेजेंट है स्टोमेटा, यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है। और इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा आपको थिक सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ब्लू कर दिया है अब, ये क्या है, ये प्रेजेंट है क्यूटिकल, क्यूटिन की बनी हुई लेयर, ठीक है। स्टोमेटा को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा आपको, ये दो बीन शेप्ड सेल्स हैं। कोई और पेन ले लेते हैं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा इस पर। ये एक सेल और ये दूसरा सेल, दोनों कैसे हैं, किडनी शेप या बीन शेप, राजमा जैसे शेप के सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स हैं। इनके बीच में जो ओपनिंग है वो है हमारा स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर आएगी प्लांट से और CO2 प्लांट के अंदर जाएगी। तो क्योंकि ये स्टोमेटा भी कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट है, तो एपिडर्मिस का एक और काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो ये सारी काम है एपिडर्मिस के। बेसिकली इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या क्या है, एक तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, डेजर्ट प्लांट्स हैं अगर तो मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल है। उसके अलावा इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो क्यूटिन नाम के सब्सटेंस की बनी हुई है। कर क्या रही है, ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रही है। डेजर्ट प्लांट है तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये और भी ज़्यादा थिक होगी ताकि वाटर के लॉस को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिवेंट कर सके। ये एपिडर्मिस और क्यूटिकल मिलकर और क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचा रहे हैं, वाटर लॉस से बचा रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्लांट को बचा रहे हैं। साथ ही साथ एपिडर्मिस में बीच बीच में स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, पोर्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। दूसरी तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट है उसका नाम है कॉर्क। ये क्या चीज़ है, जब प्लांट बहुत छोटा होता है उस टाइम पर उसमें ये कॉर्क नाम का टिश्यू नहीं होता। तब तो क्या होता है, बस बाहर एपिडर्मिस की, जैसे स्टेम है, स्टेम में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस की लेयर है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है तो क्या होता है, इस एपिडर्मिस की लेयर के नीचे एक और लेयर बनती है, किसकी, एक और कैम्बियम यानी लेटरल मेरिस्टम बनता है। इस कैम्बियम को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम याद है ना आपको, अभी हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे तो हमने कहा था जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी का नाम कैम्बियम भी है। तो वो जो हमने वहाँ पर देखा था वो कैसा था, वो तो स्टार्टिंग से प्रेजेंट था प्लांट में। लेकिन ये जो कॉर्क कैम्बियम बनता है ये तब बनता है जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कॉर्क कैम्बियम बन गया, ये कैसा टिश्यू है, कॉर्क कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो क्या होगा, ये तो डिवाइड करेगा, डिवाइड होकर ये नए नए सेल्स बनाएगा। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये डिवाइड होकर बाहर की तरफ बहुत सारे सेल्स बनाता है। एपिडर्मिस तो धीरे धीरे हट जाती है, उस प्रेशर से फट जाती है। तो प्रोटेक्शन के लिए फिर क्या रह जाता है, प्रोटेक्शन के लिए फिर ये जो बहुत सारे सेल्स इस कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ कट किए हैं वो रह जाते हैं। ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जिनके अंदर ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे सेल्स, तो नीचे क्या है, ये कॉर्क कैम्बियम है। ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ इस तरह के सेल्स जो है वो कट ऑफ कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है यानी डिवाइड करके इस तरह के सेल्स बाहर की तरफ बना रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सेल्स से जो टिश्यू बना है उसको हम बोलते हैं कॉर्क। किससे बना है कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम नाम के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से ये कॉर्क नाम का टिश्यू बना है। अब क्या हुआ, जब प्लांट थोड़ा सा मेच्योर हो गया है तो एपिडर्मिस की जगह किसने ले ली, कॉर्क नाम के टिश्यू ने ले ली। Cork is formed by division of cork cambium, which is the lateral meristem. Cork cambium forms cell towards the outer side, which constitute cork. बाहर की तरफ को सेल्स बना रहा है, उन्हीं सेल्स से मिलकर जो टिश्यू बना है उसे हम कॉर्क कहते हैं। रूट्स में और स्टेम्स में प्रेजेंट होता है और एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है, एपिडर्मिस को हटाकर उसकी जगह ये खुद ले लेता है। कॉर्क की सेल्स में स्पेशल बात क्या है, डेड सेल्स है। अब काम क्या करना है, इसको प्रोटेक्शन ही तो करना है, तो लिविंग सेल्स को क्यों रखना है, तो ये कैसे हैं, डेड है, डेड रहकर भी वो सेम उसी तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं जैसा कि लिविंग सेल्स करेंगे। क्लोजली पैक्ड होते हैं, अगर बीच बीच में जगह होगी तो प्रोटेक्शन कैसे होगी, वाटर इसमें से अंदर आ जाएगा, हाई टेम्परेचर अंदर के सेल्स तक पहुंच जाएगा, तो ये क्लोजली पैक्ड है ना। जिन क्लोजली पैक्ड है मतलब इनके बीच में खाली जगह नहीं है, सेल्स के बीच में कोई इंटर सेल्यूलर स्पेसेस,
इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है, ये क्लोजली पैक्ड है। कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस बाय लेयर ऑफ सुबेरिन। अब ये सुबेरिन क्या है? सुबेरिन भी एक केमिकल है। तो ये जो कॉर्क सेल्स हैं, इनकी जो वॉल्स हैं, इनके अंदर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सुबेरिन। ये भी एक वैक्सी मटेरियल है, जैसे हमने क्यूटिन देखा था, बिल्कुल उसी की तरह एक वैक्सी मटेरियल ये होता है। फायदा क्या होता है सुबेरिन का? ये सुबेरिन एक तो डिकम्पोज आसानी से इसको नहीं होने देता, दूसरी बात ये जो सुबेरिन है ये वाटर इम्परमिएबल होता है, तो इसके अंदर कोई वाटर एंटर नहीं कर सकता। दूसरा ये बैक्टीरिया और फंगस रेजिस्टेंट भी होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अंदर जल्दी से जाने नहीं देता। तो ये हमारे प्लांट के जो अंदर की सेल्स हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। इम्परवियस बना दिया सुबेरिन की लेयर ने, इम्परवियस यानी पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, गैसेस भी इवन इसके अंदर नहीं जा सकती, तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी नहीं हो सकता। कॉर्क प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ट्रीज। डेड सेल्स हैं, थिक वॉल्स हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही रहा है, और मैकेनिकल इंजरीज से भी प्लांट को बचा रहा है। ठीक है, नुकसान होगा भी तो आउटर मोस्ट डेड लेयर्स का होगा, अंदर के लिविंग सेल्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। लाइट वेट है, बहुत हल्के होते हैं कॉर्क सेल्स, और जल्दी से ये आग भी नहीं पकड़ते, तो ये कैसे हैं? फायर रेजिस्टेंट भी हैं, और फायर रेजिस्टेंट है तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से भी ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जंगल में छोटी मोटी आग भी लग जाएगी तो छोटी मोटी आग से इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही अगर बड़ी फायर लग जाएगी तो अलग बात है। कॉर्क प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई जो प्लांट में डिजीज पैदा कर सकते हैं, उनसे भी ये कॉर्क जो है हमारी सेल्स को, प्लांट के सेल्स को बचा रहा है। कॉर्क प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ये सेल्स कैसे? इम्परवियस टू वाटर, वाटर इनके आर पार नहीं जा सकता, तो ये जो अंदर के सेल्स हैं, अब इनमें से वाटर इवेपोरेट होकर लॉस नहीं हो पाएगा, तो वाटर का के लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। और दूसरा, ये तो हो गया सिंपल इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमेटा, जिनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था, हमें पता है इन स्टोमेटा से भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट होता रहता है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्टोमेटा भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांसपिरेशन को भी रोकेगा, तो कुल मिलाकर वाटर लॉस को ये प्रिवेंट कर रहा है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये जो सुबेरिन के बने हुए सेल्स हैं, ये तो इम्परमिएबल है, इनके आर पार तो कोई गैस भी नहीं जा पा रही है, लेकिन अंदर के सेल्स तो लिविंग है, इनको तो गैसेस की ज़रूरत है। कोई भी अगर लिविंग सेल है उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। इन सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? या ये जो CO2 प्रोड्यूस कर रही है, जो वेस्ट मटेरियल इनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन करके, वो बाहर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए क्या प्रेजेंट है? जो स्टेम्स हैं, जो कॉर्क टिश्यू है, उसमें लार्ज साइज के पोर्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, जिन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ये पोर्स एक्चुअल में क्या है? ये लूजली अरेंज्ड सेल्स के बने हुए हैं। बाकी सब जगह तो ये सेल्स बिल्कुल डेंसली कम्पैक्टली अरेंज्ड है, कहीं कहीं पर ये सेल्स लूजली अरेंज्ड है। तो वो जो पोर बन गया, एक जो छेद बन गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लेंटिसेल बोलते हैं। इन्हीं लेंटिसेल के थ्रू ये जो अंदर वाले सेल्स हैं, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ से जो है एयर अंदर आ सकती है, ऑक्सीजन अंदर आ सकती है रेस्पिरेशन के लिए, और CO2 बाहर जा सकती है। ठीक है, ये लेंटिसेल्स रात के टाइम में भी ओपन रहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो नॉर्मली रात के टाइम पर, ज़्यादातर प्लांट्स में रात के टाइम पर क्लोज हो जाते हैं। तो कॉर्क टिश्यूज़ में गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट है? स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये कॉर्क जो है ये दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है। पहला क्या था? एपिडर्मिस। कैसे बना है ये? कॉर्क कैम्बियम। एपिडर्मिस के नीचे एक लेटरल मेरिस्टम है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। जब वो डिवाइड करता है तो बाहर की तरफ वो जो सेल्स बना रहा है, उन सेल्स का कॉर्क नाम का टिश्यू बना हुआ है। उन सेल्स में स्पेशल बात क्या है कि वो डेड सेल्स हैं, और उनकी जो वॉल है वो सुबेरिन नाम के मटेरियल की बनी हुई है, जो कि इनको इम्परवियस कर देता है वाटर से और एयर से। इनके आर पार ना वाटर जा सकती है, ना गैसेस जा सकती हैं। साथ में ये माइक्रोब रेजिस्टेंट भी है, तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इनको भी ये सेल्स तक नहीं पहुंचने देता। लाइट इन वेट है, बहुत हल्का होता है, और फायर रेजिस्टेंट है, बहुत हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है।
और क्या करता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, चाहे वो इवेपोरेशन से वाटर लॉस हो रहा हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा हो। अब इन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस कॉर्क में कहीं कहीं पर पोर्स प्रेजेंट है, लूजली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। इन्हीं लेंटिसेल के थ्रू ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नीचे वाले सेल्स रहते हैं। ठीक है, और कॉर्क जो है वो एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है एक बार बनने के बाद। एक बार यहाँ पे कॉर्क सेल ने, कॉर्क कैम्बियम ने डिवाइड किया, बहुत सारे सेल्स बाहर की तरफ बने, तो एपिडर्मिस तो ब्रेक हो जाएगी। एपिडर्मिस की जगह कौन ले लेगा, कॉर्क टिश्यू ले लेगा, जिसका काम है प्रोटेक्शन। बेसिकली तो इसका काम भी क्या है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर सेल्स हैं, जिसके सेल्स स्ट्रक्चरली भी एक जैसे से हैं, और मेन बात क्या है कि वो मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्यों ज़रूरी है, ताकि वो अपने फंक्शंस को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। प्लांट्स और एनिमल्स की हमने बात की। प्लांट्स और एनिमल्स में क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जब हमने बात की तो हमने देखा इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स के बने हुए हैं जो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ कॉज कर रहे हैं। थिन वॉल्ड है, इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं है, लिविंग सेल्स के बने हुए हैं। परमानेंट टिश्यूज वो सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज के डिफरेंशिएशन से बने हैं। इन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी खो दी है, अब ये और डिवाइड नहीं कर सकते। इन्हें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन, शेप और साइज असाइन हो चुका है। इनके सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। इनके सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एपिकल मेरिस्टम जो शूट एपेक्स यानी शूट की चोटी पर, या रूट एपेक्स यानी रूट की टिप पर, चोटी पर प्रेजेंट है। इनका काम है शूट को लेंथ में बढ़ाना और रूट को लेंथ में बढ़ाना। लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम जो कि साइड्स में प्रेजेंट है, जिनका काम है स्टेम को, ब्रांचेस को गर्थ में यानी डायामीटर में यानी चौड़ाई में बढ़ाना। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो इंटर नोड्स में प्रेजेंट है और ब्रांचेस के और लीव्स के नीचे प्रेजेंट है, जिनका काम है इंटर नोड्स की लंबाई बढ़ाना, ब्रांचेस की लंबाई बढ़ाना और लीव्स की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना, ग्रोथ उनकी कॉज करना। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में फिर हमने बात की कि दो कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो एक ही तरह के सेल के बने हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ बने होते हैं एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के हैं प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में फिर हमने बात की, तो हमने देखा कि ये जो पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के हैं ये लिविंग सेल्स के बने हुए हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल का बना है। पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन है और सेल्यूलोज की बनी है। कोलेन्काइमा की सेल वॉल कॉर्नर्स पर से थिक है और पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ये पैक्टिन इन सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल तो बहुत थिक है और ये लिग्निन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ये लिग्निन इन डेड सेल्स को जल्दी से रॉट नहीं होने देता, जल्दी से खराब यानी डिकम्पोज नहीं होने देता। पेरेन्काइमा लूजली पैक्ड सेल्स, पेरेन्काइमा टिश्यू में सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं, तो सेल्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह प्रेजेंट है, यानी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो नहीं है तो बहुत कम है। स्क्लेरेन्काइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। पेरेन्काइमा फिलिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है और फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। मॉडिफिकेशंस फिर हमने पढ़े थे पेरेन्काइमा की, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा ऐसा पेरेन्काइमा है जिसमें एयर फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट है। सेल्स इस तरह से अरेंज्ड है कि एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट पार्ट है ये हल्का हो जाता है और वाटर पर फ्लोट कर सकता है। एक्वेटिक प्लांट्स में ये एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्लोरेन्काइमा एक ऐसा पेरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। और दूसरे प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने प्लांट्स में देखे, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस कोई भी प्लांट पार्ट है उसकी आउटर मोस्ट लेयर वो एपिडर्मिस है। सिंगल सेल थिक हो सकती है, मतलब सिंगल लेयर हो सकती है सेल्स की, या मल्टी लेयर हो सकती है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स में।
और एपिडर्मिस में के ऊपर, सेल्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, वैक्सी लेयर प्रेजेंट है, क्यूटिकल जो कि क्यूटिन नाम के सब्सटेंस की बनी हुई है। ये क्या करती है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, इवेपोरेशन से जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको रोकने का काम करती है। डेजर्ट प्लांट्स में वाटर के लॉस को रोकने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल और भी ज़्यादा थिक होता है। प्रोटेक्टिव लेयर है, ये मैकेनिकल इंजरी से बचा रही है प्लांट्स को, वाटर लॉस से बचा रही है और इन्फेक्शन से बचा रही है। साथ ही साथ एपिडर्मिस में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन्हीं के थ्रू CO2 अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। ठीक है, और हमने बात की कॉर्क की, ये कैसे बनता है, स्पेशल तरह का कैम्बियम फॉर्म होता है एपिडर्मिस के नीचे। ये बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जब प्लांट मैच्योर हो जाता है थोड़ा, तो एपिडर्मिस के नीचे एक स्पेशल तरह का कैम्बियम बनता है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये बाहर की तरफ कुछ सेल्स बनाता है, उन्हीं सेल्स से बना हुआ है हमारा टिश्यू जिसे हम कहते हैं कॉर्क। प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है ओल्डर प्लांट्स में। डेड सेल्स हैं, क्लोजली पैक्ड है और इनकी वॉल्स बनी हुई है सुबेरिन नाम के सब्सटेंस की। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और मैकेनिकल इंजरीज से प्लांट को बचा रहा है। लाइट इन वेट है इसके सेल्स और जल्दी से फायर कैच नहीं करते, फायर रेजिस्टेंट है, हार्मफुल माइक्रोब से भी ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ना। कॉर्क नाम से आपको पता चल रहा होगा, आपने देखी होंगी जो कॉर्क जो बॉटल्स को बंद करने के काम में आता है, वो जो लकड़ी का सा बना हुआ कॉर्क होता है ना, बॉटल स्टॉपर टाइप का जो होता है, उसे हम कॉर्क, वो कॉर्क किससे बना है, वो इसी टिश्यू का बना हुआ है, कॉर्क टिश्यू का। तो वो कितना हल्का सा होता है अगर आपने कभी हाथ में इसको उठाकर देखा होगा तो। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है या स्टोमेटा के थ्रू जो वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। अंदर के सेल्स को एयर मिलती रहे उसके लिए क्या प्रेजेंट है, इसमें पोर्स प्रेजेंट है जिनको हम लेटिसेस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और इनका फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो ये चैप्टर को आप तब तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जब तक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।